चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग को पढ़ना है मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और आज हम लोग को पढ़ना है मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि कोई बॉडी हो, कोई सिस्टम है, ठीक ना। हम सपोज कर लेंगे इस पर जो है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है F जो टोटल है वो F टोटल जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है, फोर्स जो बॉडी पर लग रहा है वो है F टोटल। टोटल मिलाकर जो एक्सटर्नल फोर्स उसके पर क्या है F होगा। और हम ये मान लेंगे कि इस टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगने के चलते बॉडी के सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ACM है, यानी इसके सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ACM प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो जो हमारा होता है फोर्स लगने से, तो F टोटल जो हमारा होगा आपका हो जाएगा M, इसका मास हमारा M है बॉडी का, MACM प्रोड्यूस होगा। अब अगर इस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगे, हम सपोज कर लेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हम कह सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में यानी F टोटल की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, जीरो होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड F टोटल इक्वल टू, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो F टोटल जीरो हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, MACM इक्वल टू जीरो। तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, जिसका मतलब ACM इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और चूंकि एक्सेलरेशन हमारा जीरो के बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं dVCM/dt इक्वल टू dVCM/dt इक्वल टू क्या होगा, मेरा जीरो होगा। और वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा मेरा CM क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर VCM आपका है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या है, वेलोसिटी है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट आ रहा है, कब, जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फील्ड ना एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है मेरा, कांस्टेंट है। सॉरी, नो एक्सटर्नल, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा, बाहर का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो उस समय जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन द absence of external force center of mass of body move with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक, अब देखते हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो n पार्टिकल को कंटेन करता है तो उस समय हम देखते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो भी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। और यहाँ पर तो हमने ये देखा ना कि किसी बॉडी के वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। देखिए वेलोसिटी। अब हम देखेंगे कि बॉडी का मोमेंटम भी क्या रहा हमारा, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वो भी मेरा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इससे पहले इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे हम देखते हैं। तो हम कंसीडर कर लेंगे कोई ऐसा सिस्टम जो n पार्टिकल्स का मिलकर बना है, तो कहेंगे लेट अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास n1 n2 n3 m1 m2 m3 mn। और हम ये भी सपोज कर लेंगे कि उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो F1 F2 F3 के बराबर है। तो कहेंगे सपोज F1 F2 F3 Fn be the external
force acting on the system produce acceleration, उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, a1 a2 a3 डॉट 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 an एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो टोटल फोर्स होगा उस बॉडी के ऊपर हम टोटल फोर्स कहते हैं। टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा क्या होगा, F, अगर हम टोटल की बात करते हैं तो क्या होगा, सारे फोर्स के बराबर होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर के बराबर होगा। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल फोर्स 0 के बराबर होगा। तो ये आएगा इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F टोटल इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो F टोटल 0 होगा मतलब ये सारा का सम 0 हो जाएगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर इक्वल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और ये 0 के बराबर हुआ तो F1 को क्या लिख सकते हैं, F, यहाँ पर F1 के बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए से, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा मास m एक्सेलरेशन a1 वेक्टर प्लस m, ये हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस m। अच्छा मास इसका क्या है, सबका m1 m2 है, तो हो जाएगा m1 m2, ये हो जाएगा m2 m1 a1 m2 a2 और ये हो जाएगा m3 a3 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा mn an वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 d v1 बाई एक्सेलरेशन को v1 बाई dt कर सकते हैं प्लस m2 d v2 वेक्टर बाई dt कर सकते हैं, m3 d v3 वेक्टर बाई dt कर सकते हैं प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा mn d vn वेक्टर बाई dt इक्वल क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर तो ये भी हम सपोज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो dv होगा हमारा, इसको हम बाहर, चूँकि m क्या है मेरा कांस्टेंट है, m तो सबके लिए, इसके लिए m कांस्टेंट होगा भाई, मास तो उसका डिफरेंस होगा, चेंज होगा नहीं, सारा मास उसका कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर d बाई dt, क्योंकि देखिए इस m1 का अंदर ले जाएंगे, इस m2 का अंदर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो सबको हम कंबाइन करके एक साथ इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको हम ऐसे कर दें mn vn वेक्टर क्या होगा, यहाँ से m1 अंदर जाएगा, यहाँ से m2 अंदर जाएगा, सब का अंदर जाएगा और dt को बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन हमारा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो m1 v1 क्या है, मेरा मोमेंटम है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं d बाई dt इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 क्या होगा, pn के क्या होगा, बराबर होगा। और मोमेंटम क्या आ रहा है, बॉडी का 0 के बराबर आ रहा है, चूँकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर होगा, इतना तो आप समझते हैं। ठीक, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। ठीक ना, ये क्या हो, टोटल मोमेंटम के बराबर है, p1 p2 p3 डॉट डॉट प्लस pn क्या होगा, सम ऑफ द जितने भी पार्टिकल होंगे सारे पार्टिकल के मोमेंटम के क्या है, सम के बराबर है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम कहेंगे p1 इक्वल टू 0 के बराबर आ सकता है, ये भी हो सकता है। इसको भी अगर लिखना चाहें तो यहाँ से कह सकते हैं m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर इक्वल क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट के ही बराबर होगा, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा, तभी तो डिफरेंशियल 0 आ रहा है। और टोटल मोमेंटम बॉडी का क्या हो जाएगा,
ये क्या है मेरा, ये जो है टोटल मोमेंटम के ही बराबर तो है, ये बॉडी के टोटल मोमेंटम के बराबर तो है, तो हम कह सकते हैं बॉडी का टोटल मोमेंटम भी क्या होगा हमारा, कंजर्व रहेगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी के ऊपर तो बॉडी के अंदर जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो टोटल मोमेंटम बॉडी का क्या होता है, कंजर्व रहता है। चलिए तो हम स्टार्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ नल मोशन, रोटेशनल मोशन का क्या इक्वेशन, रोटेशनल मोशन, ठीक ना। हमें पता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा वाई में डी टी होता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, ठीक। यदि टी इक्वल टू 0 होगा तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा, और अगर टी इक्वल टू टी होगा तो हम सपोज कर लेंगे ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा के बराबर होगा। मतलब ओमेगा को जो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इंटीग्रल करना है और टी को जो है 0 से टी तक इंटीग्रल करना है। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा एंड 0 से टी अल्फ़ा डी टी होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, टी 0 से टी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये होगा पहले हायर वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, टी की जगह टी माइनस टी की जगह तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ से क्या, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी। तो ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, हम आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इसे नोट करिए आप। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ओमेगा इक्वल क्या होता है, डी थीटा बाई में डी टी होता है। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, और अभी पीछे मैंने कैलकुलेट किया था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, उसको यहाँ पर हम रख देंगे तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब क्या होगा, अगर टी इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और टी इक्वल टू मेरा टी होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, हम थीटा ले सकते हैं, ठीक ना। टी इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू टी तो थीटा इक्वल टू टी हो जाएगा। अब इसको 0 से थीटा तक और इसको टी 0 से टी तक इंटीग्रल कर देंगे तो 0 से थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 से टी ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी डी टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा थीटा 0 से थीटा, और इसको दो भाग में तोड़ देंगे, 0 से टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस 0 से टी अल्फ़ा टी डी टी। इतना सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो ये आपका क्या होगा, थीटा का वैल्यू रखेंगे तो थीटा माइनस 0 आएगा, यहाँ से इसको इंटीग्रल करेंगे तो ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशियल क्या, डी टी का डिफरेंशियल टी होगा तो होगा ओमेगा नॉट टी, और लिमिट रख देंगे 0 से टी प्लस इसका करेंगे तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशियल करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टी होता है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई में टी, और यहाँ से इसको लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा नॉट टी की जगह टी माइनस 0, और हो जाएगा अल्फ़ा 1/t बाहर निकाल देते हैं तो हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये बचेगा, और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ये हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एंगुलर सेकेंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन का जो है ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये टॉपिक आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।